चलो कहां तक पढ़ा था? सोल्यूबिलिटी इसके अंदर अपन ने पढ़ ली थी। अरे बातें बिल्कुल भी नहीं। यह सोल्यूबिलिटी कब यूज में लेनी है? जब पुराने कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं होंगे, when there are common ion large before second page, then the use solubility done on last page. हाँ ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, उसमें क्या है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन। और फोर्थ एप्लीकेशन के अंदर लिखो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लिख लिया? चलो पहले समझते हैं इसको कि कैसे यूज में लेना है। इधर देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहां पे HCl लिखा, सिंपल HCl है, ठीक है, और दूसरा है NaCl। HCl है, सिंपल HCl है, कोवलेंट होगा, अरे होगा ना, और कोवलेंट होगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और अगर NaCl है तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्यों होगा? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, ज्यादा है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अपने आप ही बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कोवलेंट और आयोनिक में आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, पक्का? तो लिखो लाइन। आज इतने सारे कैसे आ गए? क्यों आगे? MnR5 से इधर आ गए, उसमें कोरोना केस है। चलो लिखो आयोनिक बॉन्ड, ionic bond is more stronger than covalent bond, due to creation of complete charge, ठीक है। So boiling point and melting point of ionic compounds is greater than covalent compounds, लाइन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे आयोनिक बॉन्ड है और कहीं पे कोवलेंट बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, आयोनिक या कोवलेंट? और आयोनिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आयोनिक बॉन्ड वाला जहां पर भी कंपाउंड होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट वाले से तो ज्यादा ही होंगे। आयोनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट वाले से ज्यादा होंगे। और ज्यादा होंगे तो अगर आपसे पूछा जाए पोलराइजेशन से इसको कैसे रिलेट करोगे, तो कैसे रिलेट करोगे कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब कोवलेंट कंपाउंड होने की टेंडेंसी, और कोवलेंट कंपाउंड होने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, पक्का? तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और कोवलेंट कैरेक्टर दोनों में क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कोवलेंट कैरेक्टर के। कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा तो बीपीएमपी कम। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, यहां पर मैंने यहां पे लिखा जैसे SnCl2 एंड SnCl4। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि Cl तो सबके अंदर कॉमन है,
Cl पे तो -1 है, कॉमन है, Sn पे +2 है, Sn पे +4 है, कैटायन पे चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी दोनों में किसका ज्यादा? SnCl2। क्लियर है? अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बीपीएमपी हमने पहले भी पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, तो वहां पे जो हमने कंपैरिजन किया था वो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल के बीच में किया था, क्योंकि वीक का कंपैरिजन वीक से होता है। यहां पर ये कोवलेंट और आयनिक दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरिजन, आई बात समझ में? तो आयनिक और कोवलेंट में कंपेयर करोगे तो क्या यूज में लोगे? पोलराइजेशन। और अगर वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड में कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा FeCl2 FeCl3, दोनों में किसका बीपीएमपी ज्यादा? FeCl2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3, +2 वाले में आयनिक कैरेक्टर, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बीपीएमपी भी ज्यादा होंगे। क्लियर है? चलो एक और, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, इसमें बीपीएमपी का ऑर्डर बताना है। कैल्शियम सब जगह कॉमन है, कैल्शियम सब जगह कॉमन है, चेंज किसमें हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एराइन का साइज ज्यादा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो बीपीएमपी, तो ट्रेंड क्या होगा? CaF2, CaCl2, CaBr2 और लास्ट में CaI2। ठीक है, कोई डाउट? आयोनिक और कोवलेंट में कंपेयर करेंगे तो आयोनिक और कोवलेंट में किस बेस पर कंपेयर करेंगे? पोलराइजेशन के बेस पर। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आज नहीं करी तेने ऑनलाइन क्लास? आज लेट आया था, फिर 1 घंटे क्या करा तेने 1 से 2 में? बायो पढ़ी थी, बायो में क्या? जूलॉजी, बॉटनी? जूलॉजी में न्यूरल, अच्छा नहीं, उसने बोला था कभी कभी लेता है वो ऑनलाइन क्लास, जब लेता है तब वो गले में डाल देता है, बाकी है नॉर्मल। और तू कहाँ चला गया था? बुखार हो गई थी? हो गई थी, हुई थी, फोन आ गया। अच्छा। लिख लेंगे क्वेश्चन देने, आ गया आंसर? बोलना नहीं है, ऐसे कर देना है। अगर किसी का 1 आए तो 1 कर दो, 2 आए तो 2 कर दो, 3 आए तो 3 कर दो। तेरे बुखार दिमाग में तो नहीं चढ़ा? चलो क्या आया फाइनली आंसर? 4th आया? कैसे आया 4th? AlCl3 कोवलेंट होगा, MgCl2 कोवलेंट होगा, LiCl कोवलेंट होगा, और NaCl, और आयोनिक और कोवलेंट में कभी भी कंपेयर करोगे तो आयोनिक के ही बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। क्लियर है?
इस टाइप के क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, पहले चेक कर लेना कि आयनिक है या कोवलेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और लास्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इज थर्मल स्टेबिलिटी। लिख लिया? चलो बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें नहीं यार, बातें नहीं। लिखो नेक्स्ट, फिफ्थ एप्लीकेशन, और इसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल डीकंपोजिशन। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। थर्मल स्टेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड टेम्परेचर पर कितना सस्टेन करता है, उसी को ही क्या बोला जाता है? थर्मल स्टेबिलिटी। और दूसरी टर्म है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखना इधर ध्यान से, पहले इस टर्म को समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखते हैं इधर, जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, ठीक है? H2O नॉर्मली लिक्विड स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसको अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और ये H2O गैस में कन्वर्ट हुआ, राइट? इस प्रोसेस को क्या बोला था? वेपराइजेशन। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, है ना? अब H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने बोला बॉइलिंग। क्या बोला इसको? बॉइलिंग। अब बॉइलिंग के अंदर क्या हुआ? बॉइलिंग के अंदर यह हुआ कि पहले भी H2O था, अभी भी क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक हुआ है। यही हुआ है ना? तो यह बात हमें ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉइलिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक होता है। और सेकंड केस में यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा H2O नॉर्मली लिक्विड में मिलता है ना? और इसको हमने 2250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देने पर यह कन्वर्ट हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 के अंदर। H2 प्लस हाफ O2 के अंदर। तो H2O लिक्विड से H2 प्लस हाफ O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में तो केमिकल कंपोजिशन कैसा है? सेम है, केवल फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज हुआ है। और सेकंड वाले के अंदर केमिकल कंपोजिशन ही क्या हो गया? तो थर्मल डीकंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जबकि बॉइलिंग के अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बॉइलिंग में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, और थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज क्यों हुआ है? सिंपल सी बात है कि H2O ऐसा होता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से तो क्या बन जाएगा? H2, है ना? और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ O2 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थर्मल डीकंपोजिशन के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन में मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जबकि बॉइलिंग में मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन वीक होता है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस होता है थर्मल डीकंपोजिशन एंड बॉइलिंग में। अब यहां पर यह जो थर्मल डीकंपोजिशन होता है, इसमें मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड वीक हो रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड वीक हो रहे हैं। तो ये जो थर्मल डीकंपोजिशन है, ये मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। आई थोड़ी सी बात समझ में, या पूरी आ गई? बॉइलिंग में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक होता है, और थर्मल डीकंपोजिशन में मॉलिक्यूल्स के अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तभी तो क्या होगा? डीकंपोजिशन होगा। तभी तो क्या होगा? डीकंपोजिशन होगा, ठीक है?
और ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो H2O H2O में ही रहेगा। मतलब इतने टेम्परेचर पे ये सस्टेन कर सकता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा, H2O का H2O की फॉर्म में ही रहेगा। तो इस टर्म को बोला जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी, कि कोई भी कंपाउंड कितने टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसा कि हम शुरुआत से करते हुए आए हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी के भी ऑर्डर बनाने होंगे, और थर्मल स्टेबिलिटी के भी ऑर्डर बनाने होंगे तो सेम वैसे ही ऑर्डर बनते हैं जैसे हमने पहले बनाए थे। कॉमन आयन हमने आइडेंटिफाई करना होगा, कॉमन आयन के बारे में हमें आइडिया है ऑलरेडी, बोलो यस सर। अब कॉमन आयन हमने सोल्युबिलिटी के अंदर पढ़े थे, स्मॉल और लार्ज। यहां पर भी कॉमन आयन होंगे, और कॉमन आयन होंगे, एक तो होगा मोनो एटॉमिक, कौन सा होगा, और दूसरा होगा पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होगा जिसके अंदर एक ही एटम हो, जिसके अंदर एक ही एटम हो, और पॉली एटॉमिक का मतलब होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, चाहे दो होंगे, चाहे तीन होंगे, चाहे चार होंगे, सभी को कॉमनली क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक। जिसके अंदर एक होगा उसको मोनो, अगर जिसमें दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, मतलब एक से ज्यादा जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक, इस केस के लिए। ठीक है, डाई एटॉमिक का कोई काम नहीं है। मोनो एटॉमिक में है, जैसे मान लो O-2 है, एक सिंगल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, F- है, ये सब कैसे होंगे, मोनो एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक के अंदर लाइक कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, OH-, ये सब कैसे होंगे, पॉली एटॉमिक। ठीक है, जहां पर भी आपको दो नजर आ जाए आप कॉमनली उसको क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक, जहां पर एक होगा उसको क्या बोलोगे, मोनो एटॉमिक। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के केस में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाते हैं अपन लेटिस एनर्जी के बेस पर। किसके बेस पर, जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी, तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मोनो एटॉमिक के लिए काम में लेंगे लेटिस एनर्जी, और पॉली एटॉमिक के लिए काम में लिया जाएगा पोलराइजेशन। क्या काम में लिया जाएगा, अब इसको कैसे याद रखोगे कि पॉली एटॉमिक पोलराइजेशन, पोल पोल, पोल पोल, या पोली पोली, जैसे भी याद रखो, लेकिन पॉली एटॉमिक पोलराइजेशन, पॉली एटॉमिक पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी, क्योंकि आयनिक वाले की ज्यादा होती है ना। तो पोलराइजेशन और थर्मल स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होगा, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। इसको भी थर्मल स्टेबिलिटी कर लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में TS लिख दिया है, ठीक है, समझ जाओगे ना। यहां पे भी मैं TS लिख देता हूं। अगर मोनो एटॉमिक है तो लेटिस एनर्जी देखेंगे, पॉली एटॉमिक है तो पोलराइजेशन देखेंगे। ठीक है, अभी देखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिख लो। इन थर्मल डिकम्पोजिशन, in thermal decomposition, bonds within a molecule, bonds within a molecule, bonds within a molecule are break या broken, कुछ भी लिख ले। इसके बाद वो लिखा हुआ है जो लिख लेना, ऊपर मैंने बॉइलिंग का लिखा है, नीचे थर्मल डिकम्पोजिशन का लिखा है। ये वाला प्रोसेस थर्मल डिकम्पोजिशन का है, और ऊपर वाले में तो लिखा हुआ है इसे बॉइलिंग का है।
अरे ये एसी बंद ही कर रखा है और तुमने एक भी खिड़की नहीं खोल रखी यार। बाहर की थोड़ी ठंडी हवा का भी आनंद लो यार। कौन लोग? तो तू क्या चाहता है, एसी चालू रखा जाए या बंद रखा जाए? चलो डन, इधर वाला डन। हाँ पार्शली रेस कर रहा हूँ। ये क्या है कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग होती है। चलो इधर देखो, इधर देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे बनाना है। कोई सा भी कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा LiH NaH KH RBH एंड CSH, ठीक है। कॉमन कौन है? और H कॉमन है तो मोनो होगा या पोली होगा? और मोनो होगा तो क्या देखोगे? अब सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी है? H तो सबके अंदर कॉमन है, अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो लेटिस एनर्जी, और सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी LiH की, और लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? LiH NaH KH RBH और लास्ट में CSH, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर बाकी के तुम्हें ही सोल्व करने हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा BeCO3, बेटा कार स्कूटर। अब यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है तो इन सब में कॉमन कौन है? और CO3 मोनो या पोली? पोली है तो पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कोवलेंट कैरेक्टर कहां पर होगा? Be+2 में, क्योंकि कैटाइन का साइज छोटा तो पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी। यानी करेक्ट ट्रेंड क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी का? सबसे ज्यादा BaCO3, देन SrCO3, देन CaCO3, देन MgCO3 और लास्ट में BeCO3। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? ये लिख लिया गया। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हें ही सोल्व करने, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या? हाँ ये चलो इधर देखो, अब बातें बिल्कुल भी नहीं।
एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, फटाफट लिख लो और सोल्व करना स्टार्ट करो। इन दोनों में कोई डाउट है? चेक कर लोगे कॉमन आयन कौन है। चेक करने के बाद में अगर पॉली हुआ तो पोलराइजेशन, मोनो हुआ तो, पॉली हुआ तो, और मोनो हुआ तो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक टर्म मैंने लास्ट टर्म पे बताई थी, हाई फाई लो फाई, वो अभी काम आएगी। एक कोड लिख लो।
डन, कर लिया सभी ने? चलो इसके अंदर चेक करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है Li2Na2 है ना, कॉमन कौन है? और ऑक्सीजन कॉमन है, तो मोनो या पॉली? तो क्या देखेंगे? सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी, सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी Li2O की, और लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो यही ट्रेंड फॉलो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कौन है? कार्बोनेट। कौन है? और कार्बोनेट है तो मोनो या पॉली? और पॉली है तो पोलराइजेशन। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा? और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये होगा ट्रेंड। चलो इसके अंदर यहां पे CO3, यहां पर भी CO3, पॉली है तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन देखेंगे तो Na में +1 है, कैल्शियम में +2 है, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो ज्यादा किसकी होगी? Na2CO3। यही आ रहा है आंसर। यहां पर OH है, मोनो या पॉली? पॉली होगा ना, क्योंकि OH है, डाई एटोमिक है, और डाई एटोमिक और ट्राई एटोमिक सबको कॉमनली क्या बोलेंगे? पॉली। और पॉली है तो पोलराइजेशन, जहां पर कैटाइन का साइज छोटा वहां पे पोलराइजेशन, तो सबसे ज्यादा LiOH में, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। आई बात समझ में? चलो यहां पर चेक करते हैं। Na पे +1, Mg पे +2, पॉली एटोमिक तो पॉली, पोलराइजेशन कहां पर ज्यादा? Mg +2 में, और पोलराइजेशन ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। सेम, Na पे +1, Mg पे +2, जो कॉमन है वो है पॉली, पॉली तो पोलराइजेशन, Mg +2 में पोलराइजेशन ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। इन दोनों में सेम, NaHCO3। यहां पर NO3 नाइट्रेट, पॉली एटोमिक है तो पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा? Li में, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर कॉमन कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कॉमन है तो क्या देखेंगे? लेटिस एनर्जी, तो जहां पर साइज छोटा वहां पर लेटिस एनर्जी, तो सबसे ज्यादा कहां पर होगी? NH3, PH3, ASH3, और लास्ट में SbH3। हाँ, क्या कौन सा वाला? हाँ हाँ, वही तो है, हाई फाई लो फाई तो। अब बस उसी पे आ रहे हैं अभी अपन। चलो लिख लिया। अब सुनना बात को ध्यान से, बातें बिल्कुल भी नहीं, बात को सुनना ध्यान से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, जैसे यहां पर देखो कि यहां पे +1 था और यहां पर क्या था? +2। ठीक है, +1 और +2 के अंदर जाहिर सी बात है पोलराइजेशन क्या होगा? और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, राइट? तो अगर फर्स्ट ए कार्बोनेट लिथियम को हम ऑलरेडी किस में रख चुके हैं? हाई फाई के अंदर। लास्ट टर्न पे मैंने बताया था ना कि +2 वाले जो भी होंगे, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके सबके ऊपर चार्ज +2 होता है, तो इनको हम बोलेंगे हाई फाई। क्या बोलेंगे? हाई फाई। ठीक है, इनको हमने बोला हाई फाई, और लिथियम को भी हमने इनके साथ ही रख दिया था। चलो मैं लिख के बता देता हूं, तुम पढ़ते तो हो नहीं, जो तुम्हें याद आएगा। याद है? डायगोनल वाला था। हाँ, तो अगर फाई ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? और थर्मल स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आपको पॉली एटॉमिक दिया हुआ है, फर्स्ट ए और सेकंड ए में आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वालों की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी इसकी अपन एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो क्लियर है, ये ऑर्डर तो बना लोगे तुम? चलो एक और ऑर्डर बनाना फिर इसी बात पे। अब ये रैंडम ऑर्डर है, अरेंज सही से करना है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ऐसे कर दिया, फिर या तो ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया।
अबे इसमें क्या क्या कर रहे थे? सबसे ज्यादा किसका आया और सबसे कम? क्या कर दिया? इसमें कंफ्यूज हो गया क्या? चलो देखते हैं कैसे ऑर्डर बनाना है। सबसे पहले तो अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि किनका ज्यादा होगा किनका कम होगा। जैसे अगर इसमें हम कंपेयर करते हैं, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में अभी देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन और है इसके अलावा। Na पे यहां पे चार्ज होगा +1, है ना। के पे भी चार्ज होगा +1। कैल्शियम पे चार्ज होगा +2 और मैग्नीशियम पे चार्ज होगा +2, ठीक है। ये सभी को नजर आ रहा है कि इन सबके अंदर कॉमन आयन है कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी CO3-2 कॉमन आयन है, तो ये पॉली एटॉमिक होगा। कैसा होगा? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक होगा तो हमें सब जगह क्या देखना है? पोलराइजेशन। क्या देखना है? आप पोलराइजेशन देखेंगे तो ये बात तो कंफर्म है कि जहां पर 1 आ रहा है, जहां पर +1 चार्ज आ रहा है, वहां पर पोलराइजेशन क्या होगा? और पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बताओ कि +1 और +2 में किसकी ज्यादा होगी? +1 की ज्यादा होगी। अब +1 की ज्यादा होगी तो मतलब ये इन दोनों की तो इन दोनों से ज्यादा ही होगी। ये बात तो कंफर्म है। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, तो इनका कंपैरिजन हमने अभी किया कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट पोलराइजेशन देखोगे तो यहां पर पोलराइजेशन देखोगे तो यहां पर केटायन है सोडियम, यहां पर केटायन है पोटेशियम। सोडियम का साइज कैसा होगा? और साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। कम होगी तो Na2CO3 और K2CO3 में किसकी ज्यादा होगी? K2CO3 की। अब यहां से ये कंफर्म हो चुका है कि +1 वालों की +2 से तो ज्यादा ही होगी, और +1 में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? K2CO3 की। बात आई समझ में? सेकंड नंबर पे कौन आएगा? Na2CO3। और यहां पर भी आप कंपेयर करोगे तो दोनों +2 है। +2 है तो यहां पर पोलराइजेशन देखेंगे तो केटाइन का साइज कैसा है? छोटा। साइज छोटा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी तो ज्यादा किसकी होगी? CaCO3 और लास्ट में MgCO3। आई क्या थोड़ी सी बात समझ में, या पूरी आ गई? तो अगर +1 +2 में कंपैरिजन आता है या +1 +3 में कंपैरिजन आता है तो +1 वालों की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही होगी। और आपस में भी कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन कर ही सकते हैं, अपन कर ही सकते हैं। पक्का? कोई डाउट? श्योर? आगे बढ़े हैं? नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो फिर एक और क्वेश्चन करना, अब की बार अच्छे से करना। एक और लिख लो यार, चलो रहने दो।
आगे आंसर, आरबी के ऊपर +1 होगा, Mg के ऊपर +2, कैल्शियम के ऊपर +2 और इसके ऊपर भी +2, यही होगा। तो +1 वाले की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाएगा Rb2CO3, राइट। बाकी तीनों में कंपेयर करना है तो तीनों में भी कॉमन क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट कॉमन है। तो पोलराइजेशन देखेंगे, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा, BeCO3 में, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, और कम होगी तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, CaCO3, फिर आएगा MgCO3 और लास्ट में आएगा BeCO3। अब क्लियर है? इसके नीचे लाइन में लिख लेना, लो फाई हाई फाई अपन ने लास्ट टर्न पे देख लिए थे। अब इसके बाद में आगे कुछ भी नहीं बचेगा, बस आगे एक सिंपल सिंपल सी लाइन लिखते हुए चलना, और कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर खत्म ही मानो, और क्या। नहीं, कल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, नहीं पढ़े? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी थी, अब थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं सबसे पहले कार्बोनेट का। किसका पढ़ते हैं, कार्बोनेट का। कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, इधर देखना समझना इसको, ये फर्स्ट वाला समझ लो, फिर उसके बाद में बाकी सब सेम ही है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, जब इसको हीट किया तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, चेंज हुआ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले CaCO3 लिया और बाद में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अब ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो गया, CaO प्लस CO2 के अंदर, यानी केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ क्या हीटिंग के बाद में। और केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कार्बोनेट को हीट करने पर, कार्बोनेट को हीट करने पर एक तो बना मेटल ऑक्साइड, एक तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल का आपने कार्बोनेट लिया है उस मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, CO2। ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा Li2CO3, तो मेटल का ऑक्साइड मतलब Li2O, मेटल के ऑक्साइड का मतलब Li2O, और कौन सी गैस, CO2। बात क्लियर है? अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा BaCO3, तो BaO प्लस CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर मान लो हम Na2CO3 को हीट करते हैं, ठीक है, Na2CO3 को हीट किया, या फिर K2CO3 को हीट किया, या फिर Rb2CO3 को हीट किया, या फिर CS2CO3 को हीट किया, इन चारों में से किसी को भी हीट किया तो हीट करने पर क्या होगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर समझो बात को, ये सब जैसे मैंने बेरियम लिया, लिथियम लिया, कैल्शियम लिया, इसके अलावा मान लो कि मैं यहां पर बेरिलियम ले लेता हूं, या फिर मान लो कि यहां पर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, या फिर स्ट्रोंशियम ले लेते हैं, तो इन सबको अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पर ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, हाई फाई है। ये सारे कैसे हैं, और हाई फाई है, तो हाई फाई के अंदर पोलराइजेशन क्या होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लो फाई इज ग्रेटर देन हाई फाई।
राइट। लो फाई की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू हाई फाई। और ये सब हाई फाई है, मतलब ये सब तो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लो फाई लिया, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का कार्बोनेट लिया, तो ये कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अरे होगी ना, क्योंकि +1 चार्ज है ना, और +1 चार्ज है तो पोलराइजेशन क्या होगा, और कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट AK कार्बोनेट एक्सेप्ट लिथियम, फर्स्ट AK कार्बोनेट एक्सेप्ट, फर्स्ट AK कार्बोनेट एक्सेप्ट। अब लिथियम को हम जहां पे भी पढ़ेंगे उसको सेकंड AK साथ में रख के ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है। तो लिथियम को अब हम सेकंड ए के साथ में ही रख के पढ़ेंगे। तो यहां पर हम जो लेंगे, अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट ए के एलिमेंट, तो इसका मतलब लिथियम को नहीं ले रहे हैं। लिथियम क्या है, अब इनसे दूर जा चुका है, कहां जा चुका है, और दूर जा चुका है। तो यानी फर्स्ट ए के कार्बोनेट यानी कि लो फाई की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे, मेल्ट हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे। और अगर टूटेंगे नहीं तो CO2 गैस भी नहीं देंगे, अगर टूटेंगे नहीं तो CO2 गैस भी। तो फर्स्ट ए के कार्बोनेट मेल्ट हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे, और टूटेंगे नहीं तो CO2 गैस भी। और सेकंड ए के कार्बोनेट इंक्लूडिंग लिथियम, सेकंड ए के कार्बोनेट इंक्लूडिंग लिथियम डीकंपोज हो जाएंगे, और डीकंपोज होकर CO2 भी दे देंगे। बात आई समझ में, पक्का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट ए कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, सेकंड ए कार्बोनेट से, राइट। इंक्लूडिंग इधर ही कर देता हूं, इंक्लूडिंग लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। सो फर्स्ट ए कार्बोनेट डजंट डिकम्पोज, ओनली मेल्ट। डिकम्पोज नहीं होंगे, मेल्ट हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। सो डजंट रिलीज CO2 गैस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, पक्का। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, पहले यहां तक लिखो। हाँ, किसी भी टेम्परेचर से मतलब नहीं होता है। अब तो बोले 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे देंगे तो हो जाएगा, 2 लाख दे देंगे तो हो जाएगा, लाएगा कहां से इतना टेम्परेचर। या तो इसको लेके और सूरज पे चल जा, फिर पता करके आना कि डिकम्पोज होता ही नहीं होता।
क्या आया? ऐसे बताना है, ऐसे करके क्या आया? क्या है आंसर? सेकंड आया? चलो चेक करते हैं कि इसका आंसर सेकंड कैसे आया है। इधर देखना, क्वेश्चन में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2 गैस मोस्ट इजीली। ठीक है, सबसे पहले चेक करो कि जैसे Na2CO3 लिखा हुआ है, K2CO3 लिखा हुआ है, अगर इनको हीट करेंगे तो क्या CO2 गैस रिलीज होगी क्या? क्योंकि फर्स्ट ए कार्बोनेट मेल्ट हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं मतलब इनके पास से तो CO2 का कोई स्कोप नहीं है, नहीं है। अब बात आती है कि MgCO3 और CaCO3, MgCO3 भी दे सकता है और CaCO3 भी दे सकता है, और दे सकता है तो दोनों में से कौन इजीली देगा? जो कम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा, यानी जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो इजीली CO2 गैस रिलीज कर देगा। तो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी? अगर यहां पे देखते हो तो Mg है, यहां पे देखते हो तो कैल्शियम है, Mg+2 में कैल्शियम भी +2 में, किसका साइज छोटा है? और Mg का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो कम टेम्परेचर पर ही क्या दे देगा? CO2 गैस दे देगा। बात आई क्या समझ में? पक्का? कोई डाउट? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, पुराने सालों के। बातें नहीं बिल्कुल भी, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैंने जैसे बताया वैसे ही करेंगे, सबको प्रतिभा दिखाने का। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 7। और ये वाला क्वेश्चन भी नीट का ही क्वेश्चन है, और नीट 2015 में पूछा गया था। ये वाला भी नीट का ही क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, अरे एक मिनट, वो तो फिर भी उंगली दिखा रहा है तो मास्क नीचे करके। हाँ क्या है आंसर? सभी का फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है, एक तो फर्स्ट ए का है, बाकी सब सेकंड ए के हैं, तो फर्स्ट ए वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड ए वाले में आप कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज नीट में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 49 है। चलो, अरे उसको क्या करना है, तो करवा ही दिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93, और क्वेश्चन नंबर 33। क्या है आंसर? सभी का फर्स्ट? पक्का? चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 30 भी कर लो।
अबे दोनों ने मिलके सेकंड करा, फिर तूने, इसने तो सेकंड हाथ खड़ा कर दिया, तूने 4 कर दिया। ऐसी दोस्ती है क्या तुम्हारी यार? चलो 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन ऑक्साइड ऑन हीटिंग, राइट? MgCO3 हीट हो जाएगा, Li2CO3 भी हो जाएगा, ZnCO3 भी हो जाएगा, क्योंकि Zn के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2, और +2 होगा तो +1 वाले ही लो फाई, ये +2 वाला कोई सा भी हो, +3 वाला कोई सा भी हो, सब किस कैटेगरी में आएंगे, हाई फाई की कैटेगरी में। तो हाई फाई वाले तो डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन लो फाई वाले डिकम्पोज नहीं होंगे। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। आप बातें मत करना बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने पहला पढ़ा, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोनेट, और इसी टाइप का सेम है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। सेकंड लिखो, हाइड्रोक्साइड। अगर कल तुम तीनों इस बेंच पे या आगे पीछे अल्टरनेट बेंच पे भी बैठे तो दूर दूर बैठ जाना, नेक्स्ट टर्न पे जब मेरी क्लास आएगी तब दूर दूर बैठ जाना तीनों। तो ज्यादा समझदार हो रहा है क्या? चलो इधर देखो, अब हाइड्रोक्साइड बहुत सिंपल है, जैसा कार्बोनेट पढ़ा था एज इट इज ऐसा ही होगा, केवल ध्यान इतना सा देना है कि यहां पर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो बनेगा क्या। जैसे मान लो कि यहां पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। जैसे कैल्शियम है, एक OH और 2 OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल्टोइस। अगर इसको हीट किया तो हीट करने पर जहां से भी वाटर रिलीज होने की पॉसिबिलिटी होती है वहां से वाटर को रिलीज करवा दो। यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के बाद में क्या बना, CaO प्लस H2O। ठीक है, तो आपने कार्बोनेट को हीट किया, तो कार्बोनेट को हीट करने पर तो क्या बना, ऑक्साइड प्लस CO2। और अगर आप हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे, किसको हीट करोगे, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर एक तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा LiOH, इसको हीट किया तो एक तो बन जाएगा Li2O, 2 LiOH लिए ना मैंने। अब यहां पर एक तो H2O बाहर निकल गया, ये क्या बना, Li2O, तो Li2O प्लस H2O, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अगर मान लो यहां पे हमने लिखा MgOH होल्टोइस, तो क्या बनेगा, MgO प्लस H2O। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा BaOH होल्टोइस, या फिर मैंने यहां पर लिखा SrOH होल्टोइस, तो इन सब में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। क्लियर है? लेकिन अगर हमने यहां पर लिखा NaOH या फिर KOH या फिर RbOH या फिर CSOH, तो अगर इनको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। क्यों नहीं टूटेंगे, क्योंकि फर्स्ट ए वालों की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड ए।
तो फर्स्ट ए हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेकंड ए हाइड्रोक्साइड से। लिथियम को किसके साथ रखेंगे? सेकंड ए के साथ में। तो यहां पे लिख देते हैं इंक्लूडिंग लिथियम। बात आ गई समझ में? तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये तो सामने नजर ही आ रहा है कि यहां पर ऑक्साइड प्लस H2O बन जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम रहेगा, और कौन डिकम्पोज नहीं होगा, कौन होगा वो भी सेम रहेगा। क्लियर है? लिख लो। एक और पढ़ लेते हैं। चलो थर्ड, यहां तक लिख लो पहले। इसमें दो का और बच रहा है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट। चलो नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। चलो बाकी पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टर्न पे।